हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आपका जो ये चैप्टर चल रहा है साउंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है और आपको ये समझना ज़रूर चाहिए, क्योंकि आगे जब आप 9th क्लास में पहुंचेंगे तो ये जो चैप्टर है और डीप हो जाएगा और आपको इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर जब 8th में समझा होगा तो ही आप इसको 9th में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए बच्चों, हमने क्या कहा था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। हमने कहा था साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। और जो वाइब्रेशन है इसके भी क्या होते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एवरी वाइब्रेशन हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है एंड फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? तो जो वाइब्रेशन है हमने कहा उसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर और समझते हैं ये टॉपिक क्या है इसके अंदर। देखिए बेटा, हमने सबसे पहले कहा कि एम्पलीट्यूड की जो वाइब्रेशन है उसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं वाइब्रेशन आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वाइब्रेशन क्या है। वैसे हम लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वाइब्रेशन क्या है। एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन, यानी कि कोई भी चीज़ आपकी आगे पीछे मूव कर रही है, बैक एंड फोर्थ मोशन या टू एंड फ्रो मोशन जिसे हम कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड दी वाइब्रेशन। जैसे यहाँ पे आपका एक पेंडुलम है, आप देखेंगे जो ये पेंडुलम है ये इसकी सेंटर पोजीशन है और हम इसको खींचते हैं तो यहाँ ये सी तक आ जाता है। फिर अगर इसको हम छोड़ दें तो फिर ये आएगा आपका ए में पोजीशन में और फिर बी में, फिर ए में आएगा, फिर सी में। इस तरह से ये मूव करता रहेगा। तो इसको हम वन ऑसिलेशन भी कह सकते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी वन वाइब्रेशन। दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि इस तरह से चीज़ें जब मूव करती हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड दी वाइब्रेशन। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। ये क्लियर हो गया होगा कि वाइब्रेशन क्या है। हमने कहा दैट इज़ द बैक एंड फोर्थ मोशन। अब जो हर एक वाइब्रेशन है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, ठीक है। और वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले है एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड क्या है? एक्चुअली द एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन। जैसे मान लीजिए हमने कहा ये आपका पेंडुलम है, ठीक है, तो ये कितनी मैक्सिमम जो स्पेस है, कितना मैक्सिमम जो पॉइंट है वहाँ तक पहुँच सकता है, ये कितना डिस्प्लेस हो सकता है। मान लो ये यहाँ तक पहुँच गया, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक, तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा। अगर ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा। और एम्पलीट्यूड को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कैसे? बाय द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ दिस थ्रेड। ये जो थ्रेड है जिससे ये हैंग हो रखा है आपका, ठीक है, पेंडुलम, तो उसको हम इंक्रीज करें और डिक्रीज करें तो इसका जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर मैं एक बहुत लंबा सा थ्रेड ले लूँ, इतना लंबा थ्रेड ले लूँ, तो इसको मैं इतनी दूर तक ले जा सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। और अगर मैं छोटा सा थ्रेड लूँगी तो ये कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ पे आपका अगर पेंडुलम है तो ये यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है, इतना ही या इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, लगभग इतना आपका। तो ये क्या होगा बेटा, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है या इसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड इसको कहेंगे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि एम्पलीट्यूड क्या है। हमने कहा कि ये क्या है, दैट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है इसका। अब जैसे ये है तो ये डिस्प्लेस तो हो ही रहा है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम जो होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या कहेंगे बच्चों, एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, अच्छा पहले इसी को समझ लेते हैं। जो एम्पलीट्यूड है बच्चों उसको हम इस तरह से ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हैं। इस तरह से हम इसको क्या समझ सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे आपका जो ये थ्रेड दिख रहा है, यहाँ पे ये था, ये ग्राफ दिख रहा है आपका स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पे यहाँ पे था, ठीक है। अब ये कितना जो है आपका डिस्प्लेस हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, मतलब हर जगह डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन कहाँ तक पहुँचा ये, और ये जो पोजीशन है ये सेंटर है,
ठीक है, ये क्या है आपकी सेंटर पोजीशन है। तो कहाँ तक पहुँचा, ये मैक्सिमम ऊपर तक आपका पहुँच गया, या यहाँ से देखें हम, ये सेंटर पोजीशन है तो यहाँ तक ये पहुँच गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम एम्पलीट्यूड से हम कहेंगे। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि एम्पलीट्यूड क्या है आपका, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वाइब्रेशन का वो है बच्चों टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, तो टाइम पीरियड का मीनिंग है द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वी कैन से वन ऑसिलेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में किसी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा। मान लीजिए आपका ये क्या है बच्चों, ये आपका एक ये पेंडुलम है हमने कहा, ठीक है। अब इसको एक वाइब्रेशन कहाँ हो गया, मान लीजिए आप इसको यहाँ ये एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके सी पोजीशन पे, ठीक है। अब आप इसको छोड़ा हमने तो ये कहाँ आएगा, ये यहाँ सेंटर पोजीशन में आएगा, ठीक, फिर यहाँ बी में जाएगा और फिर सेंटर में आएगा। तो ये एक वाइब्रेशन इसका कंप्लीट हो गया। तो इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। यानी कि किसी चीज़ को करने में जितना टाइम लगता है, जैसे आप लोगों की क्लास का एक टाइम होता है तो हम बोलते हैं ये पीरियड 1 है, 35 मिनट का, 40 मिनट का, 30 मिनट का या 50 मिनट का, ठीक है। तो एक पीरियड है ना पर्टिकुलर, और उसमें एक टाइम भी है आपका। तो यानी कि किसी टाइम में, कितने टाइम में एक जो ऑब्जेक्ट है उसने वाइब्रेट किया, उसको वन वाइब्रेशन किया या वन ऑसिलेशन किया, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस। क्लियर? आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम पीरियड किसे हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, गिवन पेंडुलम द टाइम पीरियड इज द सेम एवरी टाइम। अच्छा, अगर हमारे पास कोई ये पेंडुलम दे रखा है और उसकी जो लेंथ है बराबर है आपकी उतनी है, तो हर टाइम उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, दैट इज सेम, एक जैसा ही होगा। ओके, अब थर्ड हम समझ लेते हैं कि थर्ड क्या कहा था मैंने। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का या वाइब्रेशन का, वो होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। ये एक सेकंड में, मान लीजिए ये एक सेकंड में कितनी बार इधर गया और कितनी बार इसने कितने वाइब्रेशन किए, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है आपका। टाइम पीरियड यानी कि कितना उसको टाइम लगा एक जो है ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में, और फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि एक सेकंड में उसने कितना वाइब्रेट किया। मान लो एक बार गया, 2 बार गया, ठीक है, या 3 बार गया, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा मेज़र करते हर्ट्ज में, ठीक है। कैसे मेज़र करते हैं, हर्ट्ज में, HRTZ। और इसको लिखते कैसे हैं बेटा, हम इस तरह से इसको लिखा जाता है, हर्ट्ज, सॉरी ये नहीं, आपको एक मिनट, आपको इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, हर्ट्ज में इसको लिखा जाता है, किसको, आपके फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। अब इसको हम किसी एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर आप मान लो क्या है, कोई क्वेश्चन आपको दे दिया कि ए पेंडुलम मेक्स 15 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। यानी कि कोई पेंडुलम है और वो क्या कर रहा है, 5 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है, या 5 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन कर रहा है, वो आपका 15 वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। और आपसे कह दिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे इसको निकालेंगे, कैसे हम मेजर करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि एक सेकंड में कितना किया उसने, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन किए, ठीक है। जब 5 सेकंड में 15 किए तो हम कैसे निकालेंगे, आप समझ सकते हैं, 15 अपॉन, हमने क्या कहा, 5 सेकंड गिवन है, तो 5 3 ज़ा 15, आप समझ सकते हैं। यानी कि कितने ऑसिलेशन किए उसने, 3 ऑसिलेशंस किए या 3 वाइब्रेशन किए। और जो ये 3 वाइब्रेशन है इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, हर्ट्ज में लिखेंगे। हम चाहें तो HERTZ आप लिख सकते हैं, या आप
और जेड इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी कि 1 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट ने कितने वाइब्रेशन किए, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी उसे हम कहेंगे। क्लियर। अब देखिए बेटा, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। वही जो डेफिनेशन है आपकी कि टाइम पीरियड क्या है, कि टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीटिंग वन वाइब्रेशन, ठीक है। एक वाइब्रेशन को करने में कितना टाइम लगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हुए, और एम्पलीट्यूड क्या है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन, या हम सेंटर पोजिशन इसे कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर। ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। और वाइब्रेशन से ही क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इतना तो आप सब जानते हैं कि जब वाइब्रेशन होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जो साउंड है ना बच्चों, हर एक जो साउंड है उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आप साउंड तो रोज सुनते हैं, डेली सुनते हैं, लेकिन इनके क्या होते हैं, इट हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट इज लाउडनेस, सेकेंड इज पिच एंड थर्ड इज क्वालिटी, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा लाउडनेस की, कि लाउडनेस क्या है और ये किस पे डिपेंड करती है। देखिए बच्चों, लाउडनेस इसे किसे कहते हैं हम लोग, जैसे सुना होगा आप लोगों ने, टीवी देखते होंगे तो कम वॉल्यूम में चल रही है तो आपको सुनाई नहीं देता है, फिर आप उसकी वॉल्यूम तेज़ करेंगे तो आपको सुनाई देगा। या कोई बहुत धीरे बोल रहा है, आपको सुनाई नहीं देता है ना। और अगर हम क्या करते हैं, कोई ज़ोर से बोल रहा है तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। बट आपका क्या है, एक जो हम कहेंगे कि नॉर्मल जो कन्वर्सेशन है, नॉर्मल जो बातें हैं, वो 60 डेसिबल में हमको सुनाई देती हैं। बट ये फॉर्म क्या होती है, कैसे ये फॉर्म होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो लाउडनेस है, जो हम बोलते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, और वी कैन से वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कि कोई जो ऑब्जेक्ट है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है। जैसे हम समझते हैं, मान लो आपका, हमने कहा कि किसी की जो वॉइस है वो सॉफ्ट होती है, किसी की लाउड होती है। कैसे ये सॉफ्ट होती है या कैसे ये लाउड होती है, इसको जानते हैं। देखिए बेटा, हमने कहा कि जो वाइब्रेशन है ये डिपेंड कर रही है एम्पलीट्यूड पे, हमने पहले भी ग्राफ से समझा था। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, या मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं एक पार्टिकल हूँ, ठीक है। मैं क्या हूँ, आई एम अ पार्टिकल। कैसे, एयर का ही पार्टिकल हूँ। और आपको पता है कि जो एयर है वो क्या करती है, एनर्जी को कैरी करने में, या हम कहेंगे साउंड को आपका प्रोपोगेट करने में हेल्प करती है। तो मैं एक ऐसी पार्टिकल हूँ जो साउंड को क्या कर रही हूँ, प्रोपोगेट कर रही हूँ। अब मेरे पे पीछे से जितना धक्का लगेगा मैं उतनी ही आगे जाऊँगी, है कि नहीं। मेरे पे पीछे से जितनी एनर्जी लगेगी मैं उतनी ही आगे जाऊंगी। हो सकता है कि मैं यहाँ तक चली जाऊँ, ठीक है, हो सकता है कि मैं यहाँ तक जाऊँ, हो सकता है कि मैं यहाँ तक जाऊँ, ठीक है। यानी कि पीछे से जितनी काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल पे लगेगी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो उतना ही हाई होगा, ठीक है। और किसी चीज़ का एम्पलीट्यूड जितना हाई होगा, यानी कि वो जितनी जोर से वाइब्रेट करेगा उसकी जो साउंड है वो भी उतनी ही तेज होगी। क्लियर। यानी कि किसी चीज़ पे हम जितनी वाइब्रेशन कैसे करते हैं, कि जब हम उस पर कोई एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। मान लो कि आपके पास क्या है, कोई ड्रम है, ठीक है, ये हमारे पास कोई ड्रम है और हम इसको बीट करते हैं स्टिक से, या कोई प्लेट है उसको हम बीट कर रहे हैं, बजा रहे हैं। जब हम इसको धीरे धीरे बजाएंगे तो इसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो बहुत स्लो होगी। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल है वो बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे। अब धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे तो उनका जो एम्पलीट्यूड होगा, वाइब्रेशन तो उसी पे डिपेंड करता है, वो एम्पलीट्यूड भी कम होगा और साउंड भी कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन जब इसको हम जोर जोर से बीट करते हैं, जोर जोर से हिट करते हैं, तो क्या होगा, जो ये ऑब्जेक्ट हैं बहुत जोर से वाइब्रेट करने लगेंगे, जो ये पार्टिकल्स हैं, और इस तरह से एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा, ठीक है। और एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या हो जाएगी, साउंड की लाउडनेस भी बढ़ जाती है, ओके। और अगर क्या है,
साउंड की क्या है उसमें वाइब्रेशन धीरे हो रहा है तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा, और जो साउंड की जो लाउडनेस है वो सॉफ्ट होगी। एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो जो लाउडनेस है वो कैसी होगी बच्चों, हाई होगी। दूसरा जो डिपेंड करता है बेटा, जो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, वो है पिच। अब ये पिच क्या है, कितनी तरह से होती है। एक्चुअली पिच दो तरह की होती है, एक होती है बेटा हाई पिच और एक होती है लो पिच। ठीक है, हाई पिच किसकी होती है, हाई पिच होती है किसकी, गर्ल्स की, छोटे बच्चों की, उनकी जो पिच है वो बहुत हाई होती है। और जो मेल होते हैं, जेंट्स जो होते हैं, उनकी जो पिच है वो लो पिच होती है। एक्चुअली ऐसा क्यों है, ये किस पे डिपेंड करता है, इट टोटली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हमने क्या कहा था, जब आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी हमने क्या कहा था, किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, कि 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना वाइब्रेट कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो गर्ल्स होती हैं या जो छोटे बच्चे हैं, जो जितना छोटा होगा उसका जो वॉइस बॉक्स है, याद होगा अगर आपको, जब हमने ड्रॉ किया था तो वॉइस बॉक्स में हमने इस तरह से वोकल कॉर्ड्स बनाई थी। ठीक है, तो उसमें जो छोटे बच्चे हैं या जो लेडीज़ होती हैं उनका वोकल कॉर्ड छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। और जब ये छोटा वोकल कॉर्ड है तो जब यहाँ या वॉइस बॉक्स छोटा है तो जो यहाँ वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होंगी ना, तो यहाँ फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि 1 सेकेंड में जल्दी क्या होगा, जल्दी वाइब्रेट होंगे क्योंकि बॉक्स छोटा है। ठीक है, और इस तरह से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से उनकी जो वॉइस है वो कैसी हो जाती है, हाई पिच की होती है। क्लियर। अब जो मेल हैं उनका जो वॉइस बॉक्स है वो क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू गर्ल्स। ठीक है, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में उनका वॉइस बॉक्स बड़ा है। अब जब यहाँ वाइब्रेशन होगा तो ये बड़ा होने की वजह से यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या हो जाएगी बेटा, लो फ्रीक्वेंसी, इस तरह से हो जाएगी, लो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से उनकी जो साउंड है वो कैसी हो जाती है, डीप हो जाती है, लो पिच हम उसे कह सकते हैं कि उनकी जो साउंड है वो लो पिच की होती है या डीप होती है, हॉरस होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है। ठीक, अब थर्ड जो बात आती है साउंड में वो है क्वालिटी। आप देखेंगे बेटा कि अगर दो लोग खड़े हैं, दो लेडीज़ ही खड़ी हैं, उनकी सेम पिच है साउंड की, ठीक है, और सेम क्या है उनकी लाउडनेस भी है, तो सेम पिच है चाहे सेम लाउडनेस है, फिर भी उनकी जो वॉइस है उसको हम पहचान लेते हैं दोनों की अलग अलग होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो वॉइस की जो क्वालिटी है ना ये डिपेंड करती है किस पे, जो भी बोला जा रहा है। ठीक है, इट इज़ डिपेंड ऑन दी, आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, वेव्स। ठीक है, जो भी हम बोलते हैं वो क्या होती है, जो हमारी वेव्स फॉर्म होती है हमारे साउंड में, और हर किसी की जो वेव्स हैं वो कैसी होती है, दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है ये किस पे डिपेंड करती है बेटा, ये डिपेंड करती है कि किस पे जो वेव्स जो फॉर्म हो रही हैं साउंड में, हमने कहा सबकी अलग अलग जो वेव्स हैं वो फॉर्म होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। इस वजह से जो साउंड है हमारी वो जो है सबकी जो वॉइस है उसकी जो क्वालिटी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये आज आपका जो चैप्टर है इसमें आपने जाना कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है। हमने कहा ये प्रोड्यूस होती है बाय द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के भी हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जाने, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फिर फ्रीक्वेंसी को हमने जाना कि फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हो रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में, और टाइम पीरियड कि कितना टोटल टाइम लग रहा है जो है किसी ऑब्जेक्ट को एक वाइब्रेशन को करने में। ठीक है, इसी तरह से साउंड के भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जाने, क्या है, लाउडनेस है, पिच है और आपकी क्वालिटी है।
लाउडनेस, पिच और क्वालिटी को भी हमने अच्छे से समझा। आगे जो हमारे जो टॉपिक चलेंगे बच्चों वो है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स आपके, और इसके अलावा नॉइस एंड म्यूज़िक को भी हम समझेंगे बहुत अच्छे से। तो तब तक के लिए इतना देखिए, आप इसको समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।